वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में चैप्टर 3 वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। आज इसमें जो टॉपिक होंगे वो वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। और फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। और ये हम एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी यानी ये ग्रेविटी के अंडर नीचे गिरती हुई वस्तु के लिए डिराइव किया जाएगा। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का रूपांतरण, इसके बारे में देखते हैं। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो वर्क एनर्जी थ्योरम 5 नंबर का क्वेश्चन या स्टेटमेंट इसका 2 नंबर में पूछा जा सकता है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? इफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी, इफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी, वर्क डन बाय दिस फोर्स always becomes equal to change in kinetic energy of body. Force applied on body, work done by this force is equal to kinetic energy, change in kinetic energy of body, W इक्वल टू डेल्टा के। किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के सदैव बराबर होता है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में जितना परिवर्तन होता है वो उस बल द्वारा किया गया कार्य के बराबर होता है। W इक्वल टू डेल्टा के इक्वल टू K2 माइनस K1, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से वर्क एनर्जी थ्योरम का ये स्टेटमेंट है। अब प्रूफ देखेंगे। प्रूफ के लिए हम दो सिचुएशन है यहाँ पर, फॉर ए कांस्टेंट फोर्स, नियत बल के लिए, और दूसरी सिचुएशन फॉर वेरिएबल फोर्स, परिवर्ती बल के लिए। तो हम कांस्टेंट फोर्स के लिए यानी नियत बल के लिए देखते हैं। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इनिशियली मूविंग विथ स्पीड v1 इज सब्जेक्टेड टू फोर्स F एंड ड्यू टू दिस फोर्स एक्सेलरेशन a इज प्रोड्यूस्ड। देन माना m द्रव्यमान की वस्तु जो v1 वेग से गतिमान है, गति की दिशा में बल F लगाने से त्वरण A उत्पन्न हो जाता है। तो बल F लगाने से त्वरण A उत्पन्न हो जाता है। वस्तु v1 वेग से गतिशील है और m द्रव्यमान की है, तब इस वस्तु पर बल कितना होगा? फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण, और ma से लिखते हैं हम। फोर्स कैलकुलेट हो गया। नाउ आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स डिस्टेंस dx इन टाइम dt एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी विल बी v2, देन वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स। यदि बल आरोपण से वस्तु dt समय में dx दूरी तय करती है, तो वस्तु पर बल जब लगाया जाता है तो v1 वेग से पहले थी, अब वो v2 वेग से चलने लगी, और इस केस में उसने dt समय लिया और dx डिस्टेंस यानी dx दूरी तय किया। तो बल द्वारा किया गया कार्य W इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, डिस्प्लेसमेंट है तो f इंटू डी एक्स, और f क्या है? ma डी एक्स। ये इक्वेशन 1 हो गया। और हम एवरेज वेलोसिटी, चूंकि टाइम बहुत कम है, टाइम इंटरवल हमारा dt बहुत स्मॉल है, तो हम एवरेज वेलोसिटी ले सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी या dt समय में औसत वेग v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो औसत वेग, दोनों वेगों को हम जोड़ देंगे v1 प्लस वी टू बाई 2, और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन निकालने के लिए वेग ये आ गया है और टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो विस्थापन निकल आएगा dx इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी v1 प्लस v2 अपॉन 2 और टाइम dt है, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकल गया, वेग है। और एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन क्या है? वेग परिवर्तन की दर, यानी v2 माइनस v1 अपॉन dt। तो v2 माइनस v1 कितना टाइम में हुआ? dt टाइम में, तो हम dt से डिवाइड कर देंगे और ये वेग परिवर्तन की दर यानी एक्सेलरेशन निकल आएगी। अब हम एक्सेलरेशन और dx इन दोनों की वैल्यू यहाँ रखेंगे वर्क के इक्वेशन में, पुटिंग a एंड dx इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में रखने पर W इक्वल टू m, a की वैल्यू v2 माइनस v1 अपॉन dt, और dx की वैल्यू v1 प्लस v2 बाई 2 dt। तो dt यहाँ कैंसिल हो रहा है, और v2 माइनस वी1 इंटू v2 प्लस वी1, यहाँ पर v2 माइनस वी1 का स्क्वायर हो जाएगा, बाकी टर्म वही रहेंगे, m बाई 2 v2 स्क्वायर माइनस वी1 स्क्वायर। ये हम सेपरेट कर लेंगे। W इक्वल टू हाफ m
v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। फिर हम जानते हैं हाफ m v2 स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, हाफ m v2 स्क्वायर इक्वल टू k2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी अंतिम गतिज ऊर्जा, हाफ m v1 स्क्वायर इक्वल टू k1 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। इनका हम लिख लेंगे W इक्वल टू k2 माइनस k1 और ये डेल्टा k के बराबर हो गया। तो इस तरह से ये वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूफ हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय दिस फोर्स। अब हम इसको दूसरे केस में फॉर वेरिएबल फोर्स परिवर्ती बल के लिए करेंगे। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u and a force acting on this body, due to this force acceleration a is produced in the body, small work done dw in small displacement is। माना m द्रव्यमान की वस्तु u वेग से चल रही है, तो ये m द्रव्यमान की वस्तु यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u ले लिया हमने प्रारंभिक वेग, और इस पर बल F लगाने के कारण त्वरण a उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रक्रिया में वो dx डिस्प्लेसमेंट यानी सूक्ष्म विस्थापन dx और ये dt टाइम में ये विस्थापन होता है। तो सूक्ष्म विस्थापन dx dt टाइम में हुआ और इस विस्थापन में बल द्वारा किया गया सूक्ष्म कार्य। तो हम सूक्ष्म या स्मॉल वर्क कैलकुलेट करेंगे, dw इक्वल टू f फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dx। f क्या है, ma dx। अब हम इसको a की वैल्यू लिखेंगे, a इक्वल टू dv बाई dt, m dv बाई dt इंटू dx। अब हम dt को x के साथ ले लेंगे, m dv इंटू dx बाई dt। dx बाई dt क्या है, ये वेलोसिटी है, तो m v इंटू dv। तो इस तरह से ये फाइनल फॉर्म में आ गया। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी। तो हम मान लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इसको हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। इंटीग्रेशन w इक्वल टू इंटीग्रेशन dw इक्वल टू dw की वैल्यू ये है, तो m v dv और लिमिट इनिशियल वेलोसिटी u फाइनल वेलोसिटी v, तो लिमिट्स रख देंगे। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, m को बाहर निकाल लिया, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 होता है, और लिमिट्स हम u टू v रखेंगे, और जब लिमिट्स रखेंगे तो हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। तो w इक्वल टू ये k2 हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v स्क्वायर और हाफ m u स्क्वायर ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो इस तरह से वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव हो गया, W इक्वल टू k2 माइनस k1 इक्वल टू डेल्टा k। अब हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत देखते हैं। पहले ऊर्जा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, दैट इज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी किसी निकाय की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है, अर्थात ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ही बदला जा सकता है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, रूपांतरण होता है, और ऊर्जा नष्ट नहीं कर सकते ना ही क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊर्जा के बारे में बेसिक प्रिंसिपल हो गए। अब हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का स्टेटमेंट देखते हैं। ये स्टेटमेंट इस प्रकार है, इफ एनी सिस्टम नाइदर टेक्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड नॉर गिव एनर्जी टू आउटसाइड ड्यूरिंग एनी एक्शन और एनी साइकिल, देन सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। यदि किसी निकाय द्वारा किसी क्रिया के दौरान ना तो बाहर से ऊर्जा ली जाए और ना ही बाहर ऊर्जा दी जाए, तब इस क्रिया में निकाय की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है। तो इस तरह से कोई भी निकाय है, सिस्टम है, वो क्या करेगा, कोई भी प्रक्रिया होगी उसके दौरान वो बाहर से ना ऊर्जा ले ना बाहर ऊर्जा दे। तो इसमें निकाय की इस प्रक्रिया के दौरान निकाय की कुल ऊर्जा, यानी निकाय की कुल ऊर्जा जो कि मैकेनिकल फॉर्म में होती है, तो कुल यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का सदैव योग नियत रहता है। K प्लस U इक्वल टू कॉन्स्टेंट या नियतांक। तो ये सिचुएशन तभी लागू होगी अगर कोई प्रक्रम हमने कर रहे हैं और उस दौरान निकाय
ना तो बाहर ऊर्जा दे ना ही वो बाहर की ऊर्जा ले, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का सम सदैव नियतांक होता है। ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है। ये तभी लागू होता है जब निकाय ना तो बाहर ऊर्जा दे ना ही बाहर से ऊर्जा ले, तभी ये लागू होता है। अदरवाइज अगर बाहर से संपर्क हो गया ऊर्जा का तो ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है, कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इसको हम एक स्पेशल केस के लिए प्रूव करेंगे। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट एट ईच पॉइंट ऑफ पाथ ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा है, 5 नंबर में सिद्ध करना है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर गतिज एवं स्थितिज ऊर्जाओं का योग सदैव नियत रहता है। ये सिद्ध करना है। कोई वस्तु अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल हो रहा है उसका, यानी वो मुक्त रूप से नीचे गिर रही है। इस मुक्त रूप से नीचे गिरने में सिद्ध करना है कि सभी पॉइंट्स पर उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का अगर प्रूव करने का आएगा तो हम यही प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव के लिए हम देखते हैं 3 सिचुएशन है हमारे पास। यहाँ ए हाईएस्ट पॉइंट है जो कि h हाइट पर है अर्थ सरफेस से, और ए पर वस्तु 0 वेग से गिराई जाती है, यानी यहाँ से छोड़ी जाती है। तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और बी h हाइट ट्रेवल करके पहुँचा स्मॉल h हाइट, और यहाँ से इसकी ऊंचाई कैपिटल H माइनस h है। और फिर बिंदु C जहाँ ये वस्तु पृथ्वी से टकराने वाली होगी, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ रिक्वायर कर लेगा। अब हम ए बी सी तीनों बिंदुओं पर टोटल एनर्जी यानी कुल ऊर्जा का योग निकालेंगे और दिखाएंगे कि ये तीनों ऊर्जाएं ई ए ई बी और ई सी इक्वल हैं। कैसे करेंगे? सपोज एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट हाइट h above अर्थ सरफेस एंड इट्स मास इज m. द टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए। माना कोई वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित है और इसका द्रव्यमान m है। बिंदु ए पर वस्तु की कुल ऊर्जा निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि वस्तु वहां पर स्थिर है, इसका वेलोसिटी इसका वेग 0 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पर mgh, तो mg कैपिटल H हो गया। इस तरह से कुल ऊर्जा कितनी हो गई? mg कैपिटल H ए पॉइंट पर, ई ए इक्वल टू mgh। अब हम बी पॉइंट पर देखते हैं। लेट ऑब्जेक्ट बिगिन टू फॉल फ्रीली फ्रॉम पॉइंट ए, वेलोसिटी एट पॉइंट बी एट हाइट h माइनस h फ्रॉम ग्राउंड इज। माना वस्तु बिंदु ए से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, तो ए से स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगी, और बिंदु बी जो कि पृथ्वी से कैपिटल H माइनस h ऊंचाई पर स्थित है, पर वस्तु का वेग क्या होगा उसको निकालने के लिए हम गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, अंडर ग्रेविटी है तो gh लिखेंगे। तो वी बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, इनिशियली वो 0 वेग से चल रहा था, नीचे गिर रहा था, और 2gh। इस तरह से हाइट कितनी गिरा? स्मॉल h हाइट गिरा था, तो हम वी बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। इस वेलोसिटी को हम ये बिंदु बी पर प्राप्त कर लिया हमने। अब हम कुल ऊर्जा निकाल सकते हैं। टोटल एनर्जी एट बी, बिंदु बी पर कुल ऊर्जा, बिंदु बी पर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग। तो गतिज ऊर्जा वेलोसिटी पर निर्भर कर रही है, हाफ m वी बी स्क्वायर यहाँ वैल्यू रखेंगे, हाफ m वी बी स्क्वायर 2gh। और पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर डिपेंड करती है। हाइट कितनी है? धरातल से हाइट कैपिटल H माइनस स्मॉल h है, तो हम इसको रखेंगे mg कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब हम देखते हैं 2 से 2 कट जाएगा, mg स्मॉल h प्लस mg कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो स्मॉल h प्लस और माइनस दोनों में है, तो ये कट जाएगा, तो mg कैपिटल H ही बचेगा। तो एनर्जी एट बी इक्वल टू mg कैपिटल H, जो कि ई ए के बराबर है। तो बिंदु बी पर, बी कोई वेरिएबल पॉइंट है जहां हमारा टोटल एनर्जी का कुल ऊर्जा का सम वो क्या है? वो mgh है। 2 बिंदुओं पर हो गया। तीसरा बिंदु सी है। व्हेन ऑब्जेक्ट रीचेस एट सी ऑन अर्थ सरफेस इट्स वेलोसिटी, जब वस्तु धरातल के बिंदु सी पर पहुंचती है तब इसका वेग। सी लोएस्ट पॉइंट है जहां पर वस्तु पृथ्वी से टकराएगी,
तो यहाँ पर इसका वेग अधिकतम हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब वी सी स्क्वायर, सी पर वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इतने कितनी हाइट गिरा ये, कैपिटल एच डिस्टेंस ऊपर से ए बिंदु से सी तक आने में लगेगा, तो 2g कैपिटल एच, तो वी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g कैपिटल एच। अब इस वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में रखेंगे। ई सी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी यानी बिंदु सी पर कुल ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का सम। तो इस तरह से हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी एच क्या है, बिंदु सी पर 0, धरातल से ऊंचाई 0 है, धरातल पहुंच चुका है। तो अब हम वी सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, हाफ एम स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, इसका स्क्वायर करेंगे तो mgh हो गया और 2 से कट गया, तो ई सी इक्वल टू एम जी कैपिटल एच। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इक्वेशन 1, 2 और 3 से, तीनों से क्या देख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इट इज क्लियर दैट एनर्जी इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट ड्यूरिंग फ्री फॉल। तो कोई वस्तु फ्री फॉल कर रही है या मुक्त रूप से नीचे गिर रही है, तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सदैव नियत रहती है अगर ये मोशन मुक्त रूप से अंदर ग्रेविटी हो। तो मुक्त रूप से गिरते पिंड की यांत्रिक ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो सदैव नियत रहता है। तो ये प्रूव किया जा चुका है। 5 नंबर का क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड के लिए दे दे या दे दे कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो दोनों केस में इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का रूपांतरण। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल इसका रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में ही संभव है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास रिलेशन, यानी आइंस्टीन का इक्वेशन क्या है, मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैटर। इन डेली लाइफ वी गेट दिस टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो नीचे दिए जा रहे हैं। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा रिलेशन से इक्वल टू mc स्क्वायर के अनुसार पदार्थ को ऊर्जा में, यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है यानी एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, तो ये जब मिलते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और फिर हम एनर्जी से, जिसकी एनर्जी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, तो इससे हम पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आइंस्टीन के ऊर्जा रिलेशन के अनुसार इक्वल टू mc स्क्वायर के अनुसार c यहाँ प्रकाश का वेग है, पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को पदार्थ में परिवर्तित कर सकते हैं। सामान्य व्यवहारिक जीवन में, विज्ञान के सामान्य अनुप्रयोगों में सामान्यतः निम्न प्रकार के ऊर्जा रूपांतरणों को देखते हैं या होते हैं। तो आइंस्टीन के जो रिलेशन है इसके अनुसार जब मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है, जब एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है बहुत ही स्मॉल मास मिलता है बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करने में। तो अब हम दैनिक जीवन में जो ऊर्जा के रूपांतरण हैं उनकी स्टडी करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा के रूपांतरण पर 5 नंबर का शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, तो हमें इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को हम इसकी मदद से डायनेमो चलाएं या जनित्र चलाएं तो ये क्या करेगा, डायनेमो ये विद्युत ऊर्जा प्रोड्यूस करेगा। तो ये दैनिक जीवन में हमारा एग्जाम्पल हो गया, मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका रिवर्स भी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम मोटर में सप्लाई करें और उससे मैकेनिकल वर्क यानी मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो यांत्रिक ऊर्जा है इसको हम ऊष्मा इंजन में सप्लाई करें, तो मैकेनिकल एनर्जी को ऊष्मा इंजन में सप्लाई करेंगे, इससे हीट एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा जनरेट होती है और इसकी मदद से कार्य होते हैं। अब हम इसके उल्टा हीट इंजन को लेकर वेपर इंजन क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी यानी कार्य में बदल देता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे हीटर है, हीटर से बिजली देंगे उसको तो वो ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है यानी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसके उल्टा ही थर्मोकपल हैं, बलयुग्म हैं,
ताप युग्म है थर्मोकपल। तो ये क्या करते हैं, हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या रूपांतरण होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम बल्ब में लगाएं तो वो लाइट देता है यानी प्रकाश ऊर्जा, और इसके उल्टा सोलर सेल या फोटो सेल में लगाएं लाइट एनर्जी तो उससे बिजली प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है सोलर मॉड्यूल या सोलर पैनल से। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम बैटरी चार्ज कर सकते हैं, सेकेंडरी सेल। तो इन बैटरियों को चार्ज करते हैं लिथियम आयन बैटरी या लेड एक्टिवेटर। इनको हम चार्ज करके केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर करते हैं और इनका उपयोग हम मोबाइल या इन्वर्टर में करते हैं इन बैटरियों का, जिससे विद्युत प्राप्त होता है केमिकल रिएक्शन से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लाउड स्पीकर में लगाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, ध्वनि ऊर्जा। और ध्वनि ऊर्जा को हम माइक्रोफोन में लगाएं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसकी मदद से हम जो हमारी साउंड है उसको एम्पलीफाई करके लाउड स्पीकर में फिर से हम इसको लाउड साउंड सुनाई देती है हमें। इसके अलावा लाइट एनर्जी सोलर कुकर है, वो प्रकाश का उपयोग करके हीट को एब्जॉर्ब करके खाना पकाते हैं तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे खाना गर्म हो जाता है। केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा, इसको हम नेचुरल गैस स्टोव में यूज करते हैं, प्राकृतिक गैस स्टोव में ये हीट में कन्वर्ट करता है जिससे हमें कार्य मिलता है। तो ये डेली लाइफ में जो एग्जांपल्स हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्जन होते हैं वो हैं। अब हम और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। टोस्टर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। टोस्टर जो ब्रेड को टोस्ट करता है वो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है और उससे टोस्टर में जो ब्रेड है वो गर्म हो जाती है। ब्लेंडर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी जो ब्लेंडिंग करने का ऑपरेटस होता है समृषक, इसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। सन कन्वर्ट्स न्यूक्लियर एनर्जी इनटू अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड एंड गामा रेज एक्सेट्रा। तो जो सूर्य है, सूर्य में नाभिकीय संलयन द्वारा या नाभिकीय ऊर्जा को पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरणों, गामा किरणों और प्रकाश इत्यादि में रूपांतरित किया जाता है, तो वो हमें पृथ्वी पर प्राप्त होता है। केमिकल एनर्जी रिसीव्ड बाय आवर बॉडी थ्रू फूड इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हमारे शरीर द्वारा भोजन के माध्यम से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, जिससे हम डेली लाइफ में कार्य या हमारी डेली लाइफ चलती है। तो ये रहे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का रूपांतरण। यहाँ पर भी 5 नंबर का ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, ऊर्जा का रूपांतरण। और इसके अलावा जो इस लेक्चर में पढ़ाया गया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, इस पर भी वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए हमारे जो 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं या इनके स्टेटमेंट पूछ लिए जाएंगे 2-2 नंबर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।